मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक नई यूनिट लेकर चलते हैं, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, और मनी एंड बैंकिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी वीडियो नंबर फर्स्ट, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी का। तो हम यहाँ बात करें बेटा कि जब हमारे यहाँ पर मनी नहीं थी, पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, यानी मनी नहीं थी, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले अपने यहाँ एक सिस्टम चलता था, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी बार्टर सिस्टम चलता था, यानी एक्सचेंज का एक बार्टर सिस्टम था। वो बार्टर सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि किसी इकोनॉमी में दो पर्सन है, एक ए पर्सन है और एक क्या बेटा बी पर्सन है। ए पर्सन के पास एक्सेस वीट है, ए पर्सन के पास एक्सेस वीट है और बी पर्सन के पास एक्सेस राइस है। ए को राइस की रिक्वायरमेंट है और बी को वीट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा? ए वीट के बदले राइस ले लेगा और बी जो है राइस के बदले क्या ले लेगा? वीट ले लेगा। यानी इन्होंने गुड्स के बदले गुड्स का क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि मनी नहीं थी उस समय, एक्सचेंज का कोई सिस्टम नहीं था, एक्सचेंज का कोई मीडियम नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते थे? गुड्स के बदले गुड्स का क्या कर लेते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। ऐसे सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम कहते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम। तो देखो बेटा, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स का जब एक्सचेंज हो जाता था, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। अभी मैंने बताया था, ए के पास एक्सेस वीट था, बी के पास एक्सेस राइस था, बी ने राइस के बदले वीट ले लिया और ए ने वीट के बदले क्या ले लिया? राइस ले लिया, और गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो गया, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। क्योंकि उस समय मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, मनी नहीं थी बेटा। तो इस सिस्टम को हमने क्या कहा बेटा? बार्टर सिस्टम, या यूँ कहें कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी अगेंस्ट अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को क्या कर देते थे? डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेते थे विदाउट द यूज ऑफ मनी, मनी का उपयोग किए बिना, मनी का बिना यूज किए वो क्या करते थे? कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज कर लेते थे। ऐसे सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते थे। सीसी इकोनॉमी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, यानी एन इकोनॉमी इज ए बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। वो इकोनॉमी जो बार्टर सिस्टम पर, बार्टर एक्सचेंज पर क्या हो? बेस्ड हो। ऐसी इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहते हैं? सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मीन्स क्या होता है? एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन बार्टर एक्सचेंज, और एन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी के बदले कमोडिटी का क्या हो? एक्सचेंज हो। ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं बेटा? सीसी इकोनॉमी। तो दो क्वेश्चन आपके सामने आए बेटा। नंबर 1, बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है, या कमोडिटी अगेंस्ट अनदर कमोडिटी, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है, डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, मनी का यूज किए बिना। सीसी इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जो बेस्ड ऑन बार्टर एक्सचेंज। ऐसी इकोनॉमी जो बार्टर एक्सचेंज पर क्या हो बेटा? बेस्ड हो, यानी और एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इज कॉल्ड, बोलो बेटा क्या कहेंगे? सीसी इकोनॉमी। इस तरह से हमारे पास में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल कर आए। फर्स्ट बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और सेकंड सीसी इकोनॉमी। हमारे सामने बार्टर सिस्टम आ गया था, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होने लगा था, कमोडिटी टू कमोडिटी का एक्सचेंज होने लगा था। तो फिर ये बार्टर सिस्टम बंद क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हो गया कि उसकी जगह ले ली मॉनेटरी सिस्टम ने रिप्लेस कर दी, यानी मनी आ गया था। तो कुछ बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे, उस ड्रॉबैक यानी कुछ कमियां थी, और उस कमियों के कारण उसकी जगह किसने ले ली बेटा? मॉनेटरी सिस्टम ने ले ली, मनी ने ले ली। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था? प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कॉन्सिडेंस की बॉन्ड्स की बड़ी प्रॉब्लम थी। कैसे? फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है और एक आपका कौन सा पर्सन है? बी पर्सन है। ए पर्सन के पास एक्सेस वीट है, बी पर्सन के पास एक्सेस क्या बेटा? राइस है। ये तभी बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल था कि ए को राइस की रिक्वायरमेंट है और बी को वीट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में तो क्या होगा? ये इसको वीट दे देगा, ये इसको क्या दे देगा? राइस दे देगा, डबल कॉन्सिडेंस हो जाएगा। लेकिन ये तभी, अब ये ए पर्सन कहता है कि नहीं मुझे तो राइस नहीं चाहिए, मुझे तो शूज़ चाहिए, तो इसका मतलब बी कहता है मेरे पास तो शूज़ नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस प्रॉब्लम। यानी डबल कॉन्सिडेंस क्या होता है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स होता है दैट टू पर्सन हु वांट टू एक्सचेंज टू गुड्स, ऐसे दो पर्सन जो दो गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन टू ईच अदर,
इन नीड ऑफ गुड्स फॉर ईच अदर, यानी जितनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि डबल कॉन्सिडेंस हो, ये नेसेसरी नहीं था। तो डबल कॉन्सिडेंट बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया किसने? मॉनेटरी सिस्टम ने। यानी ऐसी कंडीशन में अगर ए को स्यूज की रिक्वायरमेंट है तो ए क्या करेगा? अपने वीट को सेल कर देगा मनी से, और उसके बाद जो मनी आई उससे परचेज कर लेगा किसको बेटा? शूज को। इस तरह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, और इसको सोल्व आउट किससे किया बेटा? मॉनेटरी सिस्टम से। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यानी गुड्स के बदले गुड्स को जब हम एक्सचेंज कर रहे थे तो इसकी कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं थी बेटा। मैंने कहा आपको कि ये कहता है मैं वीट दे दूंगा और ये कहता है मैं राइस दे दूंगा, लेकिन कितने रेशो में देगा, कितने प्रोपोर्शन में देगा, उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं थी बेटा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को यानी लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट वैल्यू, यानी हर कमोडिटी हर गुड्स की कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं थी, किससे मेजरमेंट करें? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया किसने? मॉनेटरी सिस्टम ने। तो हर कमोडिटी की एक कॉमन मेजरमेंट वैल्यू डिटरमाइन की, किससे? प्राइस का डिटर्मिनेशन किया किससे बेटा? मनी से। और मनी से करते ही हम उसका रेशियो और प्रोपोर्शन में गुड्स और सर्विस का आसानी से क्या कर सकते थे? एक्सचेंज कर सकते थे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम का क्या था? प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम थी डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। अगर गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज कर रहे थे, गुड्स बहुत सारी गुड्स ऐसी होती है जो पेरिशेबल होती है, नष्ट होने वाली होती है, अगर उनको हम उनका स्टोरेज नहीं कर सकते। इसी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, बहुत लंबी दूरी पर ले जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज को भी सोल्व आउट किया किससे? मॉनेटरी सिस्टम से। क्योंकि जो जितने भी गुड्स थे उसको कन्वर्ट इनटू मनी, और मनी को हम आसानी से स्टोर कर सकते थे और फ्यूचर में उसका यूज़ भी कर सकते थे। इसी तरह से फोर्थ प्रॉब्लम आती है बेटा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में पेमेंट कैसे करें। यानी आज आपने कोई गुड्स को लिया है, लिया है किसी से, बोरोइंग की है, उधार ली है, बदले में 2 साल बाद उसको वापस चुकाना है, तो कैसे चुकाएंगे? सेम वही गुड्स, जैसे आपने एप्पल ली, सेम एप्पल क्वालिटी की एप्पल, सेम एप्पल, उसको 2 साल बाद देनी पड़ी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फ्यूचर में पेमेंट किससे किया जाए, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को सोल्व किया बेटा किससे? इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया था किससे? मॉनेटरी सिस्टम से। यानी एट प्रेजेंट में आप किसी गुड्स को लेते हैं, बदले में फ्यूचर में उसका पेमेंट किससे कर देते बेटा? मनी से। इसी तरह से लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसको एक स्टैंडर्ड पूरी कंबाइंड यूनिट को हम यूज़ करते हैं, उसको डिविजिबल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक फार्मर है और मेरे पास एक हॉर्स है, और हॉर्स के बदले मुझे 1000 बैग चाहिए किसके? वीट के। फार्मर के पास 500 बैग ही है, तो क्या इस हॉर्स के 2 पीस करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो बेटा एक्सचेंज हुआ ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रॉब्लम को भी सोल्व आउट किया किससे? मॉनेटरी सिस्टम से। तो मैंने आपको कहा कि बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे और उसको रिप्लेस कर दिया किससे बेटा? मॉनेटरी सिस्टम से। यहीं पर मनी आ गई, इसीलिए मार्केट में मनी आई। तो ड्रॉबैक, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे? नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। फोर्थ, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। एंड फिफ्थ था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। और यहीं से हमारे पास में आ जाती है क्या बेटा? मनी। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक से एक मॉनेटरी सिस्टम आया, और मॉनेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं बेटा मनी की। मनी क्या होती है? मनी क्या होती है? मनी वो चीज़ होती है जो जनरली बेटा डिफाइंड एज ए थिंग, एक ऐसी चीज़ जो एक्सेप्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, यानी किसी गुड्स को एक्सचेंज करने का मीडियम बने। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम स्टोर कर सकें। मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किसी कमोडिटी का मेजरमेंट कर सके। एंड स्टैंडर्ड डिफर फॉर पेमेंट, यानी फ्यूचर में हम उसका क्या कर सके? पेमेंट कर सके। ऐसी थिंग को, ऐसी गुड्स को हम क्या कहते हैं बेटा? मनी। तो मनी की डेफिनेशन क्या बनी? क्या है बेटा? मनी इज जनरली डिफाइंड एज ए थिंग, मनी इज जनरली डिफाइंड एज ए थिंग दैट कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करे। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम स्टोर कर सके। मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे हम किसी गुड्स की मेजरमेंट कर सके। एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, एंड फ्यूचर में उससे हम क्या कर सके? पेमेंट कर सके। ऐसी कमोडिटी को, ऐसी थिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? मनी। या यूँ कहे, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी का क्या करे? वर्क करे।
मनी वो है जो मनी का क्या करे बेटा, वर्क। तो मनी की डेफिनेशन वापस फाइनल वे में, मनी इज जनरली डिफाइंड एज ए थिंग दैट कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। यानी एक बात और कही मैंने, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी का वर्क करे। हालांकि मनी के वर्क अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें ध्यान रखने चाहिए कि मनी के क्या क्या फंक्शन, मनी के प्राइमरी फंक्शन होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी किसी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए मनी से हम आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सचेंज कर सकते हैं बेटा। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी कमोडिटी की मेजरमेंट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो किससे कर सकते हैं बेटा, हम मनी से कर सकते हैं। इसको यूनिट ऑफ अकाउंट यानी रुपीज़ में हम कर सकते हैं बेटा। इसी तरह से सेकेंडरी फंक्शन क्या है बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर में हम उसका पेमेंट अगर किसी को करना है तो मनी से कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। एक ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी किसी की वैल्यू को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से अदर फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है तो उसका जो फैक्टर जितने भी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको रिवॉर्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो हम मनी से कर सकते हैं। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी क्रेडिट का क्रिएशन करना है तो भी किससे कर सकते हैं बेटा, मनी से कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान दो, मनी के प्राइमरी फंक्शन कौन है बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन कौन क्या है, स्टैंडर्ड डिफर फॉर पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और अदर फंक्शन में क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनआई, नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। और हम बात करें बेटा, हर कंट्री में अपनी अलग अलग क्या होती है बेटा, मनी होती है। जिस तरह से यूएसए में डॉलर चलता है तो अपने इंडिया में रुपीज़ चलता है। अब इंडिया का रुपीज़ जो है वो यूएसए में नहीं चलेगा और यूएसए का डॉलर जो है अपने इंडिया में नहीं चलेगा। तो बेटा ध्यान दो, हर कंट्री की अपनी अलग अलग क्या होती है, मनी होती है। और अपने इंडिया में कौन सी मनी चलती है बेटा, रुपीज़ चलता है। तो इस तरह से फाइनल वे में मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी इज जनरली डिफाइंड एज ए थिंग दैट कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ए मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर द डिफर पेमेंट। मनी वो है, मनी इज व्हाट मनी डज, वो करे क्या क्या वर्क कर सकती है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करती है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू जिसको यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होती है, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बेसिस ऑफ क्या होती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। इस तरह से हमने मनी की डेफिनेशन क्या होती है इसकी स्टडी की डेफिनेशन करने के बाद इवोल्यूशंस ऑफ मनी कि मनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ बेटा। तो मनी के डेवलपमेंट में बहुत सिंपल है, अपने को नॉलेज होना चाहिए कि सबसे पहले एनिमल मनी आई थी, यानी एनिमल को ही मनी के रूप में कन्वर्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यूज़ किया जाता था। एनिमल मनी के बाद में कमोडिटी मनी आई थी, गुड्स एक्सचेंज टू गुड्स, कमोडिटी टू कमोडिटी का एक्सचेंज होने लगा। उसके बाद मेटेलिक मनी, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, इस तरह से मनी आने लगी। जब मेटेलिक मनी जो थी, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन के बाद में हमारे पास में कौन सी मनी आई बेटा, पेपर मनी। आज हर कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है बेटा, पेपर करेंसी चलती है बेटा, पेपर मनी चलती है। अपना इंडियन रुपीज़ जो है वो एक तरह से पेपर करेंसी बेटा। उसके बाद में बैंक मनी आई, यानी बैंक क्रेडिट क्रिएशन के चक्कर में अपनी मनी को एक्सपांड करने के लिए क्रेडिट क्रिएशन करता है बेटा। और क्रेडिट क्रिएशन में चेक एक तरह से कौन सी मनी बेटा, बैंक मनी है। बैंक मनी के बाद में प्लास्टिक मनी का यूज़ होने लगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब कौन सी मनी है बेटा, प्लास्टिक मनी है। और आजकल अभी कैशलेस इकोनॉमी जो आ गई है उसमें ई मनी यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा, है ना। भीम ऐप जो आपका है वो एक तरह से क्या बेटा, मनी का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा बेटा, तो ये कौन सी बेटा, ई मनी है। इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का डेवलपमेंट, यानी एनिमल मनी के बाद कमोडिटी मनी, कमोडिटी के बाद मेटेलिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी और प्लास्टिक मनी के बाद ई मनी आए, ई ट्रांजैक्शन होने लगा। अब फॉर्म्स ऑफ मनी, कुछ मनी के टाइप्स फॉर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हुए बेटा फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी क्या होती है। फिएट मनी का मतलब होता है बेटा, फिएट मनी का मतलब होता है कि वो मनी जिसको इशू करने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है या गवर्नमेंट को है, अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स को है। तो बेटा याद रखो, जितने भी नोट करेंसी 2 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ जितने भी हैं बेटा, जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिसको इशू किया है वो सब कौन सी मनी बेटा, फिएट मनी है। तो फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशू बाय ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ने इसको क्या किया बेटा, इशू किया है, ऐसी मनी को फिएट मनी बोलते हैं बेटा। सेकंड आती है बेटा फिड्यूशरी मनी क्या होती है। फिड्यूशरी मनी वो थिंग होती है, वो गुड्स होती है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करती है और एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है पेज और पेयर के बीच में। फॉर एग्जांपल चेक,
चेक एक अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ने इसको इशू नहीं किया है ना, चेक को बैंक ने इशू किया, लेकिन ये एक ट्रस्ट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ट्रस्ट है, किसके बीच में, पेइज और पेयर के बीच में। तो ऐसी मनी को कौन सी मनी बोलते हैं बेटा, फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है बेटा, इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट की जाती हो बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन, ये एक ट्रस्ट पर बेस्ड होती है बेटा, किसके बीच में, पेयर और पेज के बीच में। फॉर एग्जांपल चेक एक कौन सी मनी बेटा, फिड्यूशरी मनी है। तो फॉर्म्स ऑफ मनी में फर्स्ट पॉइंट हम लेकर चले थे फेट मनी और फिड्यूशरी मनी। तो समरी के रूप में ध्यान दें, फेट मनी वो होती है जिसको इशू कौन करता है, अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू की जाती है। करेंसी और नोट जितने भी हैं बेटा वो सब कौन सी मनी बेटा, फेट मनी है। फिड्यूशरी मनी कौन सी होती है, ये ट्रस्ट, ये कौन सी एक तरह से ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होती है बेटा, जो एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में पेज और पेयर के बीच में क्या होता है बेटा, एक ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट से उस मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ऐसी मनी को कौन सी मनी कहते हैं बेटा, फिड्यूशरी मनी। अब हम और होती है बेटा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है, जिसकी मैं कहूँ बेटा इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू। मनी वैल्यू को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू, मनी वैल्यू और या फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या हो बेटा, इक्वल हो। जैसे गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन के ऊपर 5000 रुपीज़ लिख रखे हैं, तो उसकी वैल्यू, मनी वैल्यू क्या 5000 है, और उसको कमोडिटी के रूप में अगर उसको सेल करें तब भी कितना आएगा बेटा, 5000 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो बेटा, फुल बॉडीड मनी किसे कहते हैं, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू, मनी वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं, है ना। अगर दोनों क्या हो बेटा, इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, फुल बॉडीड मनी। तो फाइनल वे में ध्यान रखें कि फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू एज ए व्हेन दीज आर इशू, जब वो इशू की जाती है तो जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, इसको हम कौन सी मनी कहते हैं बेटा, बोलो फुल बॉडी मनी, जिसमें गोल्ड कॉइन हुआ, सिल्वर कॉइन हुआ, इसको कमोडिटी मनी भी बोलते हैं बेटा। एक होती है बेटा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब होता है बेटा जब उसकी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, यानी मनी वैल्यू ज़्यादा हो उससे, कैसे, कमोडिटी वैल्यू से। आज अपन इंडियन रुपीज़ की बात करें, कागज़ का एक नोट है, अगर उसको कागज़ के भाव से बेचो तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी हुई है, मनी वैल्यू लिखी है 2000 रुपीज़। तो बेटा ध्यान दो, जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती किससे, कमोडिटी वैल्यू से, ऐसी मनी को कौन सी मनी कहते हैं बेटा, कमोडिटी मनी कहते हैं, जैसे इंडियन रुपीज़। तो बेटा क्रेडिट मनी किसे कहते हैं, रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। तो बेटा याद रखो, फुल बॉडीड मनी क्या होगी, जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू क्या हो बेटा, इक्वल हो। क्रेडिट मनी किसे कहते हैं बेटा, जिसकी मनी वैल्यू यानी फेस वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। याद रहेगा बेटा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है बेटा, नियर मनी किसे कहते हैं, यानी नियर मनी एक ऐसी एसेट्स होती है जो मनी के रूप में वर्क करती है बेटा, ठीक है। मनी तो नहीं होती है, कॉइन्स नहीं होते हैं, रुपीज़ नहीं होता है, लेकिन वो एक ऐसी एसेट्स होती है जो मनी के रूप में मीडियम और एक्सचेंज का क्या करती है बेटा, वर्क करती है। उसको हम कौन सी मनी कहते हैं बेटा, नियर मनी। इट इज़ नॉट परफेक्ट लिक्विड एज ए एक्चुअल मनी, इट इज़ नॉट परफेक्ट एज ए लिक्विड मनी। वो एक्चुअल मनी की जैसे परफेक्ट लिक्विड तो नहीं होती है कि हैंड टू हैंड उसको चेंज कर सकते हैं। देर आर अदर एसेट्स ऑल्सो विच कैन नॉट बी रिगार्ड्स एज ए मनी बट वन क्लेम टू बी मनी, लेकिन वो मनी के रूप में क्या करती है, वर्क कर सकती है। जैसे बैंक मनी, जिसमें चेक आ गया बेटा, चेक एक परफेक्ट लिक्विड मनी नहीं है, एक्चुअल मनी नहीं है, लेकिन हम चेक को हम क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बॉन्ड। इस तरह से हमने क्या पढ़ा है बेटा आपको, फुल बॉडीड मनी क्या होता है और क्रेडिट मनी क्या होता है फाइनल वे में, कि बेटा फुल बॉडीड मनी का मतलब कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्रेडिट मनी में क्या होगा बेटा, कि जिसकी मॉनेटरी वैल्यू यानी मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। और नियर मनी ये परफेक्ट लिक्विड एक्चुअल मनी नहीं होती बेटा, लेकिन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करती है, जिसमें बैंक मनी, चेक, ट्रेजरी बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बॉन्ड, ये सब इसमें आते हैं। अब हम चलते हैं बेटा सप्लाई ऑफ मनी में। हम स्टडी करते हैं सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई। तो बेटा मनी की सप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ मनी, टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल मनी की टोटल क्वांटिटी है, टोटल स्टॉक है। बेटा एक बात याद रखना कि मनी जो है, मनी की जो सप्लाई है वो क्या है,
रिलेटेड है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटा मनी सप्लाई किसे कहते हैं बेटा, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने मनी का स्टॉक अवेलेबल है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में यानी टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी। कौन कौन सी मनी आ सकती है बेटा, पेपर मनी, जिसमें हम देखते हैं 2 रुपये से लेकर 2000 के नोट टोटल। और ये कौन इशू करता है बेटा, ये इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन इशू करता है बेटा, आरबीआई। ऑल कॉइन्स जितने भी हैं बेटा, ऑल कॉइन्स और प्लस 1 रुपीज़ का नोट, 1 रुपये का नोट, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आता है, 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग क्या सोचते हैं कि 1 रुपये का नोट जो है आरबीआई इशू करता, नहीं बेटा, आरबीआई जो है वो 2 रुपये से लेकर 2000 के नोट ही इशू करता है। 1 रुपये का अगर कोई नोट है बेटा तो वो कौन, और ऑल कॉइन्स जितने भी कॉइन्स हैं वो कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रहेगा। और डिमांड डिपॉजिट, और ये डिमांड डिपॉजिट कौन क्रिएट करता है बेटा, अपने कॉमर्शियल बैंक जितने भी है। तो ये सब किस में आएंगे, स्टॉक यानी टोटल स्टॉक मनी का। यानी मनी सप्लाई में कौन कौन इंक्लूड है, पेपर मनी, कॉइन्स जितने भी हैं एंड डिमांड डिपॉजिट। इसी तरह से अपन बात करें कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, नंबर 1 करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के पास जितने भी करेंसी है, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो पेपर करेंसी हो। इसी तरह से डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बेटा, कि बैंक में जितना भी डिपॉजिट होता है और पब्लिक जब भी डिमांड करती है वो आसानी से निकाल सकती है, वो सारा क्या कहलाता है बेटा, डिमांड डिपॉजिट। तो बेटा ध्यान दो, मनी सप्लाई मीन्स क्या होता है, टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टोटल स्टॉक में कौन कौन इंक्लूड है, वो पेपर मनी हो सकती है बेटा, वो कॉइन्स हो सकते हैं, या डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। ये पेपर मनी और कॉइन्स को अगर इंक्लूड करते हैं तो इसको हाई पावर मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाई पावर मनी। इसी तरह से कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में कंपोनेंट्स कौन कौन से, एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक जिसको हम सी से कहेंगे। सी में कौन कौन आता है बेटा, कॉइन आते हैं और पेपर करेंसी जितनी भी है वो सब आती है बेटा। इसी तरह डिमांड डिपॉजिट, डीडी, तो इनको ये क्या है बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई है। अब हम फाइनल पॉइंट अब स्टडी करते हैं बेटा, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कभी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मेजर ऑफ मनी सप्लाई में बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेजर ऑफ मनी सप्लाई के 4 डिवाइडेशन किए, M1, M2, M3 और M4। अपना 12th में इंपॉर्टेंट ओनली फॉर M1 ही है, यानी सिलेबस में क्या है बेटा, M1 ही है। लेकिन अपन यहाँ स्टडी कर ले बेटा, M1, M2, M3 और M4 क्या है। M1 में क्या आता है बेटा, C प्लस DD प्लस OD। C यानी करेंसी, यानी जितने भी करेंसी, कॉइन और नोट जितने भी बेटा। डीडी यानी क्या होता है बेटा, डिमांड डिपॉजिट यानी पब्लिक का जो बैंकों में डिपॉजिट रहता है और जब भी वो डिमांड करते हैं उनको बाई चेक उनको इशू हो जाता है। ओडी यानी अदर डिपॉजिट, यानी अदर इंस्टीट्यूशन के पास में जो भी, चाहे वो नाबार्ड के पास में हो, चाहे आरबीआई के पास में हो, चाहे IMF के पास में हो, जो कुछ भी पैसा डिपॉजिट रहता है वो सब क्या बेटा, ओडी। यानी M1 में क्या क्या आता है बेटा, C करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल इन द बैंक एंड DD का मतलब अदर डिपॉजिट। यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आता है। तो बोलो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 में क्या क्या इंक्लूड है, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स क्या होता है, करेंसी, जिसमें कॉइन आ गए, नोट सारे आ गए बेटा। DD का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल इन द बैंक, कमर्शियल बैंक जितने भी उनके पास में डिमांड डिपॉजिट होती है बेटा। और OD यानी क्या होता है बेटा, अदर डिपॉजिट, चाहे अदर डिपॉजिट यानी नाबार्ड के पास में पड़ी हुई हो, IMF के पास पड़ी हुई हो, वो सारी डिपॉजिट, वो सब इन तीनों को इंक्लूड कर दे तो M1 आता है। M1 के लिए ध्यान दे बेटा, ये एक नैरो मनी कहलाती है। क्वेश्चन आता है नैरो मनी कौन होती है, M1। और मोस्ट लिक्विड यानी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अगर किसी में होती है तो वो M1, यानी जब चाहे हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी मोस्ट लिक्विडिटी कौन होती है बेटा, M1। M2 में देखिए बेटा, M2 में क्या क्या आता है, M1 तो आता ही आता है, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी पोस्ट ऑफिस में जितनी भी सेविंग्स होती है अगर M1 में ऐड कर दें तो क्या आता है बेटा, M2 आती है। M3 में कौन आता है बेटा, M1 आता है प्लस TD, यहाँ OD है यहाँ TD है, ये सॉरी यहाँ DD है और यहाँ क्या बेटा TD यानी डिमांड डिपॉजिट, जो मैंने कहा ना पब्लिक की जब जैसे डिमांड होती है बाई चेक से वो निकाल सकता है, लेकिन
टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट क्या होता है? एक फिक्स पीरियड के बाद ही इसको निकाला जा सकता है। बेटा डिमांड डिपॉजिट चेक से निकाला जा सकता है, टीडी टाइम डिपॉजिट चेक से इशू नहीं होती है। और डिमांड डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलती है, लेकिन टाइम डिपॉजिट पर आप फिक्स पीरियड के लिए जब कोई पैसा जमा कराते हैं तो वो टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट होता है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलती है बेटा? ज़्यादा मिलती है। तो बेटा ध्यान दो, M1 में कौन है? सी प्लस डी प्लस ओडी आता है। M2 में कौन आता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आता है बेटा। M3 में कौन आता है? M1 तो आता ही आता है, उसके साथ टीडी यानी टाइम डिपॉजिट आता है, ठीक है। और नैरो मनी कौन है बेटा? M1। ब्रॉड मनी कौन है? M3। और M4 में कौन आता है बेटा? M3 प्लस यानी M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की जितनी भी डिपॉजिट है वो सब इंक्लूड होती है इसमें, और इसको एक्सक्लूडिंग NSC को छोड़कर जितने भी है बेटा, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये इसको छोड़कर बेटा जितने भी है वो सब क्या आता है बेटा? M4 में आता है। तो लेकिन अपने 12th बोर्ड में केवल ओनली 4 कौन है बेटा? M1 है। M1 के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखनी है? M1 को नैरो मनी बोलते हैं बेटा, M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। M1 जो है मोस्ट लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 में होती है बेटा, जब चाहे इसको चेंज करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। M4 जो है वो लिस्ट लिक्विडिटी होती है। तो इस तरह से आपके पास में मेजर ऑफ मनी सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स हो गए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने बताए बेटा? 4 बताए, M1, M2, M3 और M4। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? M1 नैरो मनी है, M1 मोस्ट लिक्विडिटी है बेटा, याद रहेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? C प्लस DD प्लस OD है। M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है। M1 और M3 में मेन डिफरेंस किसका है बेटा? इसमें टीडी का है, इसमें टाइम डिपॉजिट इंक्लूड है, इसमें टाइम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, हाई पावर मनी क्या होती है बेटा? हाई पावर का मनी का मतलब होता है वो करेंसी जिसको इशू करती या तो गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको इशू करती बेटा? 2 रुपये से लेकर 2000 के नोट यानी 2000 रुपीज़ तक जो इशू करती है वो कौन इशू करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपीज़ का नोट और ऑल कॉइन्स जितने भी हैं वो इशू करती है गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है उन सभी मनी को कौन सी मनी कहते हैं बेटा? हाई पावर मनी कहते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल और आता है कि मनी के फंक्शन में मैंने आपको उस समय बताया था कि स्टैटिक फंक्शन तो बताए थे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट्स करता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन कभी कभी डायनेमिक फंक्शन भी आते हैं। तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि और के डायनेमिक फंक्शन क्या हो सकते हैं? नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी को स्टेबिलिटी करने के लिए मनी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अवेलेबल करती है। क्या होगा बेटा? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उसका मेन रीजन कौन है बेटा? मनी है। तो अगर इकोनॉमी को स्टेबिलिटी लानी है तो मनी इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग होती है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करती है? मनी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी के डायनेमिक फंक्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी और नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। इस तरह से अपना मनी टॉपिक जो है वो क्या होता है बेटा? एंड होता है। मनी में हमने क्या क्या स्टडी की बेटा? बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे, मनी की डेफिनेशन क्या थी, मनी के फंक्शन क्या होते थे बेटा। मनी के फंक्शन के बाद में हमने मनी की सप्लाई में कौन कौन आता है बेटा, और इसके बाद मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, हाई पावर मनी क्या होती है, स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन क्या होते हैं, फिर मैंने आपको फुल बॉडीड मनी क्या होती है, इस तरह से नियर मनी क्या होती है, इस तरह से आपको मैंने इस टॉपिक को समझाया बेटा। अब अगला टॉपिक हम बैंक लेकर चलेंगे, बैंक का क्रेडिट क्रिएशन लेकर चलेंगे बेटा, क्योंकि इस यूनिट में मनी के साथ एक बैंक भी जुड़ा हुआ है। तो बैंक का अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा बेटा? क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक।